भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल की पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफील्ड साइट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर उन्हें रोका गया और धमकाया गया। शहजाद पूनावाला ने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के गुंडे उस कूड़े के पहाड़ को दिखाने नहीं दे रहे हैं, जिसे केजरीवाल ने 31 दिसंबर 2023 तक खत्म करने का वादा पिछले साल एमसीडी चुनाव के दौरान किया था। खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शहजाद पूनावाला ने दिल्ली की खबरें दिखाने वाले एक यूट्यूब चैनल की टीम के साथ लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा रहा है कि पहले कुछ गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ अन्य लोग आकर कैमरा बंद करने को कहते हैं। पूनावाला और साइट पर मौजूद लोगों के बीच काफी तीखी बहस भी होती है। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, आपके इकोसिस्टम के गुंडे अरविंद केजरीवाल ने 2022 एमसीडी चुनाव से पहले वादा किया था कि गाजीपुर लैंडफील्ड साइट को 31 दिसंबर 2023 तक साफ कर दिया जाएगा, लेकिन कूड़े का पहाड़ ऊंचा होना जारी है। जब हमने सच्चाई को एक्सपोज किया तो आप समर्थित गुंडे ने हमला कर दिया। शहजाद पूनावाला बहस के बाद वीडियो में कहते हैं, केजरीवाल ने वादा किया था कि कूड़े का ढेर साफ कर दिया जाएगा। वह 2023 तक इसे खत्म करने वाले थे। हम लोग यहाँ आकर सच्चाई दिखा रहे हैं तो ये लोग धमकी देते हैं, कहते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यहाँ से मीथेन गैस निकलती है, बीमारियाँ होती है, यहाँ आग लगती है, दिखाओ तो गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। सब यहाँ पे सार्वजनिक जगह है ना, सार्वजनिक जगह है ना। रुको मेरे भाई, अरे क्यों बंद कर रहे हो? पहले फोन बंद करो। आप हाथ मत, पहले फोन बंद करके बात हाथ मत। यहाँ से 20-25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, लेकिन 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। इसका टारगेट तो है अगले साल मई तक इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा। सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनका टारगेट है कि मई की बजाय इस साल दिसंबर तक हम कोशिश करके इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दें। क्या हुआ, क्या समस्या है? समस्या क्या है आपकी? क्या समस्या है? तो कौन वहाँ पे कर रहा है? क्या देश में मना है क्या रिकॉर्डिंग करना? किसने मना किया? केजरीवाल ने? केजरीवाल ने मना किया? केजरीवाल ने क्यों मना किया बताइए? बोर्ड लगा हुआ है। नहीं, बोर्ड तो लगा हुआ, बोर्ड लगाने से ये किसकी है? ये जगह राजू जी बोला, ये अंदर से ये किसकी जगह है? ये सरकार की जगह है, जो काम कर रहा है उसके अंदर है। हाँ, तो अच्छी बात है। आपको क्या समस्या है? क्यों ये दिखाना नहीं है? दिखाना है तो इसके लिए नियम ये दिखाना नहीं है, परमिट लीजिए। पर्दा डाल दो इस पे, पर्दा डाल दो केजरीवाल के घर का, केजरीवाल के घर का पर्दा डाल दो इस पे। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिबंधित करके रखा हुआ है। क्या भाई साहब, यहाँ पे सार्वजनिक जगह है ना? रुको मेरे भाई, अरे पहले तो हाथ मत लगाइए। फोन क्यों बंद कर रहे हो? पहले फोन बंद करो। आप हाथ मत, पहले फोन बंद करके बात हाथ मत लगाइए। पहले फोन बंद हो, यहाँ के गुंडे काम करते हैं, काम करते हैं। आप हाथ कैसे लगा? पहले फोन बंद करो। आप हाथ कैसे लगा? चलो आप कंप्लेंट कर दो, जाओ पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुला लीजिए, पुलिस को बुला लीजिए। अगर मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ तो पुलिस को बुला लो। हाँ, बुला लो, पुलिस को बुलाओ। तो ये देखिए, ये है हकीकत कि यहाँ पर जिन्होंने वादा किया था कि हम कचरे का ढेर साफ कर देंगे, अगर इसकी हकीकत बताने के लिए देश में बताया जाता है तो ये है फैसिज्म। केजरीवाल के गुंडे, आम आदमी पार्टी के गुंडे यहाँ पर आकर मना करते हैं। जाकर शिकायत कीजिए। सुनिए, गाड़ी नंबर भी लिखिए 5803। एक बता दो, बीजेपी से आए हो तुम? बीजेपी से आए हो कि आम आदमी से? लिखिए। आप लिखिए, नाम क्या है आपका? अरे तो नाम से क्या लेना है? रुकिए, सब आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति यानी भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच है। हालांकि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कहा कि मनसे चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा होगी। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा और हम उनके साथ होंगे। राज ठाकरे ने ये बड़ा बयान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस घोषणा के तुरंत बाद दिया है जिसमें फडणवीस ने मुंबई की माहिम सीट के लिए
उनके बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हमें अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि हम अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कई नेताओं का मानना था कि अगर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो वोट शिवसेना यूबीटी को जा सकते थे, इसलिए हमने सदा सावरकर को मैदान में उतारा। राज ठाकरे के बीजेपी को समर्थन करने के ऐलान के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बुरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर गजब की बौखलाहट दिखाई है। राज ठाकरे भाजपा की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे अमित ठाकरे की फिक्र है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का बेटा चुनाव लड़ रहा हो उसकी मानसिकता समझी जा सकती है। जो व्यक्ति कभी कहता था कि भाजपा को महाराष्ट्र से भगा देना चाहिए तथा अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी को राज्य में घुसने नहीं देना चाहिए, वह आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से अगला मुख्यमंत्री होगा। दरअसल राज ठाकरे ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद भाजपा और मनसे साथ आएगी। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से उम्मीदवार हैं। वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर की तारीख को सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। पता नहीं कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट पाने के लिए ये दोनों नेता पुत्र कौन कौन सा हथकंडा अपनाएंगे। लालू के लाल तेजस्वी यादव ने तो मुस्लिम वोट के लालच में कभी माफिया डॉन रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब और उसकी मां हिना शहाब को बड़े धूमधाम से पार्टी में शामिल कर लिया। और इधर अखिलेश यादव ने यूपी में 9 सीटों में से 4 में मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किए और महाराष्ट्र में सभी 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर दिए। देखते हैं कि कौन लाभ उठाता है। मुलायम सिंह यादव की तारीफ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आज भी करते हैं। वह दूसरे दलों के नेताओं की खुलकर तारीफ करते थे, लेकिन उनकी इसी खूबी पर बहू अपर्णा यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे बैलेंस करने में समाजवादी पार्टी को काफी मेहनत लगेगी। एक प्राइवेट चैनल के कार्यक्रम में अपर्णा यादव ने कह दिया, अगर नेताजी रहते तो हो सकता है कि सपा का बीजेपी में विलय हो जाता। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इस समय बीजेपी के सदस्य हैं और हाल ही में उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक मंच पर कहना चाहती हूं कि आदरणीय नेताजी ने सार्वजनिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी। हो सकता है कि वे रहते तो आगे चलकर कहते कि कहीं सपा शायद विलय कर रही होती। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन इससे पहले साल 2017 में उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था। बहरहाल उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। अपर्णा एक तरफ यादव परिवार की अहम सदस्य हैं, तो वहीं अब सपा की कट्टर विपक्षी बीजेपी की सदस्य भी। अब इस बैलेंस को सपा कैसे बनाएगी, सपा नेताओं के बयान से साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। आघाड़ी गठबंधन से 5 सीटें मिलने की उम्मीद लगाए बैठे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आखिर में बागी रुख अपनाते हुए 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार ही दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवारों का नामांकन कराकर समाजवादी पार्टी ने एमवीए की टेंशन बढ़ा दी। वहीं एमवीए के बागी ने भी नामांकन दाखिल कर इसमें इजाफा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सपा ने जिन 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर्स के प्रभाव वाली हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से महाराष्ट्र चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में एम फैक्टर भी साफ देखा जा सकता है। चुनाव के लिए जिन 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा उनमें से 7 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। सपा का ये सियासी दाव 9 सीटों पर एमवीए का जो गेम है वो बिगाड़ सकता है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में 11.54% आबादी मुस्लिम समुदाय की और ये मुस्लिम आबादी जो है महाराष्ट्र की 40 सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में भी है। इनमें से ही 7 सीटों पर अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी को चरखा दाव
दे दिया है। इस मुस्लिम आबादी में से करीब 70% उत्तर भारतीय मूल के मुस्लिम हैं और इनका संबंध जो है वो पूरा यूपी बिहार से है, जो सपा के प्लस पॉइंट में हो सकता है। वहीं मुंबई की मानखुर्द, शिवाजी नगर, भाईखला और ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतारे। इसके साथ ही धुले, मालेगांव और औरंगाबाद सीट पर भी सपा के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। ये तमाम सीटें मुस्लिम बहुल हैं और यहां वोटों का बिखराव एमवीओ को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आज ही जुबैर और शगुफ्ता अहमद को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। माना जा रहा है कि पार्टी जुबैर अहमद को सीलमपुर विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। इसी बात से नाराज होकर अब्दुल रहमान ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद और शगुफ्ता अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शगुफ्ता अहमद वार्ड नंबर 227 से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद बनी थी। बता दें कि मतीन अहमद कांग्रेस से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। जुबैर अहमद और शगुफ्ता अहमद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अब्दुल रहमान द्वारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर बयान भी दे दिया। विधायक अब्दुल रहमान ने एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विचारों में बढ़ते फैसलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। उम्मीद है कि पार्टी और समर्थक मेरे इस कदम को समझेंगे। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी टैग कर दिया। अब्दुल रहमान ने यह साफ नहीं किया कि वे पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने विचारों में फासला आने की बात कही उससे अपनी पार्टी से अलगाव के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा सकती है। पार्टी नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले रहमान साथ छोड़ दें। 2020 में आम आदमी पार्टी ने तब के विधायक हाजी इशराक का टिकट काटकर अब्दुल रहमान को विधानसभा का टिकट दिया था। विधायक बनने से पहले रहमान जाफराबाद से आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में उनका नाम आ चुका है। रहमान पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब्दुल रहमान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की थी। पहले वे पार्षद चुने गए और उनकी पत्नी आसमा रहमान भी पार्टी से पार्षद बनी। वर्ष 2020 में रहमान को आपने पूर्व विधायक हाजी इशराक खान का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया और उन्होंने कांग्रेस के मतीन अहमद को हराकर विधायक का पद हासिल कर लिया। हालांकि इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक माहौल बन रहा है वह वास्तव में दिलचस्प है और इस इस्तीफे से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी में आंतरिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। आगामी दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह के इस्तीफे पार्टी की यूनिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। सीलमपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा बरकरार है। 2015 और 2020 दोनों ही बार आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। 2015 में मोहम्मद इशराक और 2020 में अब्दुल रहमान ने जीत का परचम लहराया। इससे पहले 1993 से 2013 तक चौधरी मतीन अहमद का इस सीट पर कब्जा रहा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।